नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक महत्वपूर्ण और नए वीडियो में। बात कर रहे थे हम लोग पीजीटी हिंदी की। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावे अन्य किसी भी राज्य से हैं और अगर झारखंड में पीजीटी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात कर रहे थे हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि भाग 2 में है और भाग 1 में यानी भाग 1 में है हिंदी भाषा का इतिहास। दोनों हम लोग देख चुके हैं। तो अभी चल रहा है हम लोग का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका चौथा चैप्टर यानी पाठ 4 देख रहे थे हम लोग। इसका है चैप्टर का नाम आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत, गज़ल। तो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो छोटा छोटा हो और आपको समझ में पूरा आ सके। अगर आप तैयारी को मूर्त रूप देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ बने रहें। और तैयारी आप अपने स्तर से भी मेहनत करते रहें और मेरा वीडियो को भी अंत तक देखते रहें ताकि आपको पूरा तैयारी प्रॉपर ढंग से यानी प्रॉपर तरीके से हो सके। चलिए बात करते हैं आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और छायावाद के बारे में। तो छायावाद काव्य का परिवर्तन जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से हुआ और उसे स्थायित्व प्राप्त हुआ। निराला की जूही की कली सन 1916 ईस्वी और पंथ का पल्लव 1920 ईस्वी की रचनाओं के प्रकाशन के साथ इसका अवसान प्रसाद की मृत्यु तथा पंथ एवं निराला के प्रगतिवाद की ओर रुझान के साथ हुआ। इसलिए इसकी कालावधि 1918 से 1938 तक मानी जाती है। ये रचनाएं विषय, भाव और भाषा सभी दृष्टियों से पुरानी काव्य पद्धति से हटकर एक नई लीक पर चलने वाली कविताएं थी। इस नई काव्य धारा उद्गम के पीछे अनेक शक्तियाँ थीं और एक यह काव्य धारा रीतिकाल, स्थूल श्रृंगारिकता और द्विवेदी युगीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता, स्थूल और यथार्थवादी दृष्टि एवं वर्णनात्मक शैली के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम थी। दूसरी ओर इस धारा के कवियों पर अंग्रेजी और बांग्ला के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव था। तीसरी ओर निविड़ राजनीतिक वातावरण एवं सामाजिक बंधनों के दमघोंटू माहौल ने कवियों को निराश और कुंठाग्रस्त बना दिया था, जिसके फलस्वरूप उनका आरंभिक काव्य विषाद में डूबा हुआ था। चौथे उसके पीछे चौथे उसके पीछे विशाल सांस्कृतिक चेतना भी है, जैसे प्रसाद प्रतिभिज्ञा दर्शन से पंथ, निराला विवेकानंद और अरविंद से ये तथा माधवी औपनिषदिक तत्व ज्ञान से प्रभावित है। यही कारण है कि इसके एक साथ आध्यात्मिक अनुभूति, मानवतावादी विचारधारा, राष्ट्रीयता और व्यक्तिगत अनुभूति के दर्शन होते हैं। छायावादी रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं, जैसे जीवन के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण, इसे भी जानना जरूरी है। अगर छायावादी कवियों की दृष्टि से बाह्य जगत से हटकर अंतर मन की ओर उन्मुख हुई, उन्होंने जगत में होने वाली घटनाओं, बाह्य क्रियाकलापों एवं स्थूल पदार्थों का वर्णन न कर अपने अंतर्मन में झांका, अपने मनोजगत का विश्लेषण किया, भाव जगत में डूबे और वहाँ प्राप्त भावमुक्ताओं की खोज कर उन्हीं का चित्रण किया। प्रणव भाव न केवल मानव जीवन को संचालित करने वाली एक महान शक्ति है, अपितु यह अत्यंत तरल और मनोरम भाव भी है। अतः इन कवियों ने प्रेमासक्त हृदय की विविध दशाओं और मनोभावों का अत्यंत मोहक चित्रण किया है। मनोजगत का साहित्य सूक्ष्म होता है, उसे भाषा में व्यक्त करना कठिन है। अतः इन कवियों ने उसे प्रस्तुत करने के लिए कल्पना का सहारा लिया है। कहीं वह अपनी कल्पना शक्ति से अनुभूति के विविध पक्षों और प्रसंगों की उद्भावनाओं करते हैं, तो कहीं उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए अभिनव, अप्रस्तुत विधान, प्रतीक, बिंब आदि जुटाते हैं। बात करें व्यक्तिवाद की प्रधानता, तो इसमें कहा गया है कि एक और औद्योगिकरण को प्रतिद्वंदात्मक व्यवस्था, अधिकारों की दौड़, पूंजीवादी से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा ने तथा दूसरी ओर स्वच्छंदवादी विचारधारा ने व्यक्तिवाद को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव जागा और नए मार्ग पर चलने की ललक पैदा हुई। छायावादी कवियों ने द्विवेदी जोगिन काव्य की अति नैतिकता, सुधारवाद, इतिवृत्तात्मकता और रीतिकालीन शास्त्रीय रूढ़ियों का डटकर मुकाबला किया और स्वच्छंद होकर व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यंजना की।
साथ ही छायावाद काव्य मूलतः व्यक्तिवादी काव्य है, जिसमें व्यक्ति के सुख दुख की कहानी है। कवि बाहर जगत की ओर न देखकर अपने भीतर झांकता है। दूसरी ओर बात न कहकर अपने सुख दुख की, आशा निराशा, मिलन के उल्लास और वियोग की पीड़ा का वर्णन करता है। जयशंकर प्रसाद ने आंसू में, पंथ ने उच्छ्वास और आंसू में, महादेवी ने अपने विरह गीतों में अपनी निजी पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया है। हाँ, उनकी पीड़ा केवल उनकी न होकर सर्वसामान्य की पीड़ा है। उनका हास्य और रुदन युग के संघर्षलीन प्रत्येक संवेदनशील भारतीय का हास्य रुदन है। दुखी भाई की पीड़ा देखकर ही निराशा में हृदय में वेदना उमड़ पड़ती है। देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। मानवतावाद छायावादी कवि एक और भारतीय दर्शन के सर्वात्मकतावाद, अद्वैतवाद, बौद्ध दर्शन की करुणा से विवेकानंद, अरविंद घोष और महात्मा गांधी के विचारों के माध्यम से परिचित हो चुके थे। तो दूसरी ओर रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि के मानवतावाद से प्रभावित हो संकीर्णताओं से उठकर विश्व मानवता की भावना से अनुप्रेरित थे। अतः उनके काव्य में सभी सुखी दुखी, शोषित, उत्पीड़ित और अभावग्रस्तों के प्रति सहानुभूति है। एक और चिर उपेक्षिता नारी को मुक्त कराने की आकांक्षा है। मुक्त करो नारी को, मानव चिरबंदनी नारी को, सजनी सखी प्यारी को। तो दूसरी ओर वह संसार के समस्त प्राणियों से प्यार करने का संदेश देता है, क्योंकि उसका विश्वास है कि सब में एक ही आत्मा का निवास करती है। सबका निचोड़ लेकर तुम, सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकरण सा आंसू इस विश्वास सदन में। एक बार पुनः, सबका निचोड़ लेकर तुम, सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकरण सा आंसू इस विश्वास सदन में। सौंदर्य एवं प्रेम की अगर बात करें तो छायावादी कवियों का काव्य प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य की भूमि पर अधिष्ठित है। प्रसाद ने अपनी आरंभिक कविताओं में प्रकृति की रमणीयता पर मुग्ध हो उसके सौंदर्य प्रभावों को अंकित किया। इनकी प्रकृति संबंधी दृष्टि में नवीनता और ताजगी है। ये प्रकृति को जड़ न मानकर चेतन मानते हैं। कहीं उस पर चेतना का आरोप कर मानवीकरण करते हैं, तो कहीं उसके प्रति उनका भाव विस्मय भरा है। यदि प्रसाद रात्रि को नारी मानते हुए लिखते हैं और कहते हैं कि पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल। पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल। देख बिखरती है मनिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। तो पंथ की प्रकृति के विभिन्न अवयवों में परम ब्रह्म का संकेत दिखाई देता है। नक्षत्र, तड़ित, फूल, लहरें, खद्योक्त सभी में वह ब्रह्म का निमंत्रण और इंगित पाते हैं। कुछ ने निजी सुख दुख की अनुभूतियों को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है। मैं नीर भरी दुख की बदली। अधिकांश छायावादी कवियों ने प्रकृति के कोमल, रमणीय और मोहक रूप ही उभरे हैं। केवल कुछ कविताओं जैसे पंथ की परिवर्तन, निराला के बादल राग और कामायनी के प्रलय वर्णन में ही उसका रौद्र भयंकर रूप चित्रित हुआ है। नारी का रूप, यौवन और कोमल भावनाएं सदा से काव्य का विषय रहे हैं। छायावादी काव्य में भी नारी के रूप और यौवन के अनेक मोहक चित्र हैं, पर वे अपेक्षाकृत सूक्ष्म हैं। उनमें मांसलता, नग्नता एवं इंद्रियता कम है। कामायनी की श्रद्धा का चित्र देखिए। नील परिधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। नील परिधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। प्रणय के चित्र भी स्थूल नहीं है। उनमें शारीरिक क्रियाएं, व्यापारों की अपेक्षा भाव दशाओं, मार्मिक अनुभूतियों, आशा, व्याकुलता, तल्लीनता, निराश, पीड़ा, अतृप्त, स्मृति आदि मनोभावों का नवीन एवं मार्मिक चित्रण है। जहाँ रीतिकालीन काव्य में काम दशाओं का वर्णन नायक नायिका के माध्यम से होता था, वहाँ छायावादी कवि स्वानुभूति को स्वयं
लोक सामान्य भूमि पर प्रस्तुत करते थे। उनके तथा पाठकों के बीच कई अन्य नहीं होता। कवि की अनुभूति इतनी सच्ची और तीव्रता होती है तथा वह अपने कल्पनाओं एवं काव्य कौशल द्वारा परिष्कृत कर इस प्रकार व्यक्त करता है कि उसकी रचना मानव मात्र की रस सिक्त कर देती है। शिल्पगत विशेषताएं की अगर बात करें तो छायावाद में हम देखेंगे कि हम पहले कह चुके हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध विद्रोह था। अतः विषय के आग्रह से और काव्य के प्रति दृष्टि में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इसकी भाषा शैली में भी अभिनव परिवर्तन आया। भाषा में लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता और गेयता तथा गेय अप्रस्तुत विधान, प्रतीक, योजना और उपचारवक्ता ने छायावादी काव्य के शिल्प को ऐसी मोहक भंगिमा प्रदान की कि आज भी उसे त्यागना कवियों के लिए कठिन है। इसकी चित्रमयी भाषा और बिंब विधान वर्ण विषय को साकार कर देते हैं। स्थूल के लिए सूक्ष्म और सूक्ष्म के लिए स्थूल उपमानों का प्रयोग कर तथा नए अप्रस्तुतों की उद्भावनाओं कर उन्होंने काव्य को नई आभा से मंडित किया है। धीरे धीरे संशय से उठ बड़ अपशय से शीघ्र अछोर नभ के उर में उमड़ मोह से फैल लालसा से निसी भोर। प्रतीकों के प्रयोग में अर्थ में विस्तार एवं गहराई दोनों आई है। सुख दुख के लिए फूल, दुख के लिए कांटा, प्रफुल्लता के लिए उत्साह, उदासी के लिए संध्या, मानसिक हलचल के लिए झंझा, टिस के लिए बिजली का प्रयोग तो हुआ ही है। दार्शनिक अनुभूतियों की व्यंजना के लिए भी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। बात करें पलायनवादिता का आरोप। छायावादी कविता को कोरी कविता या अभिव्यक्ति की एक विशिष्ट शैली मानने वाले के एकांगीपन तथा उसमें समाविष्ट राष्ट्रीयता के स्वर तथा सांस्कृतिक मूल्यों को अनदेखा अनसुना करने में परिणाम स्वरूप उस पर पलायनवादी काव्य होने का आरोप लगाया जाता है। यह सच है कि इस युग के काव्य में व्यक्तिवादी चेतना प्रमुख है। अधिकांश रचनाओं में निराश, विषाद और पीड़ा की अभिव्यक्ति है। राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्र को उद्बोधन देने वाली कविताओं कम है और कवि जीवन तथा जगत को भयंकर कटु वास्तविकता से भागकर प्रकृति की क्रोध, नारी के आंचल की छाया या कल्पना लोक में शरण पाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। फिर भी जब हम प्रसाद के उद्बोधन गीत, निराला के बादल राग, प्रसाद के आंसू में मानवतावाद का स्वर और कामायनी में आज के वैज्ञानिक औद्योगिक युग की अशांति और संघर्ष के कारण तथा उनसे मुक्ति पाने का मार्ग देखते हैं तो हमें यह आरोप झूठा लगने लगता है। प्रसाद और महादेवी की वेदना सेवावाद और मानवतावाद में परिणत होती है, न कि कोरे रुदन, चित्कार और अकर्मण्यता है में। यह सृष्टि की अस्वीकृति का काव्य नहीं है। संन्यास और निवृत्ति मार्ग पर चलने का परामर्श देने वाले काव्य नहीं है। वह सृष्टि को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं, भावना के स्तर पर भी मानव को एक मानने तथा सुख दुख में सहयोगी होने का संदेश देने वाला काव्य है। अकर्मण्यता की जगह आशा, आत्मविश्वास और कर्मवाद का संदेश देता है। रहस्यवाद की अगर बात करें तो रहस्यवाद, छायावाद और रहस्यवाद को एक समझने की भ्रांति के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका संबंध का काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलवंत मानकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। डॉक्टर राजकुमार बर्वा, शांति प्रिय द्विवेदी ने भी अपने वक्तव्यों द्वारा इस भ्रांति को पुष्ट किया है। पर वस्तुतः भाषा शैली में समानता होते हुए भी वे पृथक काव्य धाराएँ हैं। एक का विषय लौकिक प्रेम होता है तो दूसरे का आध्यात्मिक। एक में प्रणय का आलंबन रूपवती युवती होती है तो दूसरे में अव्यक्त निर्गुण निराकार प्रियतम के प्रति आत्मनिवेदन होता है।
एक का क्षेत्र मनोजगत होता है, दूसरे का आत्मा। एक में मनोजगत के सूक्ष्म सत्य को, मन की विविध अवस्थाओं और भावनाओं को चित्रित किया जाता है, दूसरे में आत्मा की प्रणयाकुल स्थिति, मिलने की व्यग्रता, विछोह की पीड़ा और अंत में पीड़ा को ही सुख मानने की स्थिति संकेत मिलता है। यह सत्य है कि आधुनिक काल के हिंदी रहस्यवादी कवियों का आलंबन निराकार ब्रह्म होता है। वह अनंत और अज्ञात प्रियतम से ही परिणय संबंधी स्थापित करता है, पर उसके पीछे धार्मिक सांप्रदायिक प्रेरणा नहीं होती। इनका रहस्यवाद साधनात्मक न होकर भावनात्मक है। इसके दो परिणाम हुए हैं। प्रथम तो इनकी कविताओं में अनुभूति की वह तीव्र और गहराई नहीं जो मध्यकालीन रहस्यवादी कविताओं में पाई जाती हैं। कला के आवरण में वह इतनी दब गई है कि केवल हल्की सी धड़कन सुनाई देती है। दूसरे, इसमें वह शुष्कता, निरसता और दुरूहता भी नहीं है जो सांप्रदायिक साधना पद्धति की शब्दावली के प्रयोग तथा अमूर्त सत्ता के साथ संबंधों की अभिव्यक्ति के कारण मध्ययुगीन काव्य में प्रायः देखने को जाती है। भावात्मक कल्पना, वैभव एवं अभिव्यक्ति की चारुता ने आज के रहस्यवादी काव्य को अधिक मोहक, संदेश एवं कलात्मक बना दिया है। ये तो था हम लोग का जो हिंदी सिलेबस। अगर आपके पास है तो उसे देखेंगे कि आप 4 भागों में बांटा हुआ है। हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास पहले के सभी जितने भी यूनिट है सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें से 3 पार्ट तक हो चुका था। आज का पार्ट था हम लोग का चौथा, यानी आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत छायावाद को हम लोग ने पूरा कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से पूरा कर चुका हूँ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिवाद को। अगला जो वीडियो होगा पार्ट 2 में हम लोग प्रगतिवाद को देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आप मेहनत करते रहें, संघर्ष करते रहें। आपका संघर्ष और मेहनत एक दिन कामयाब जरूर होंगे आप। और इस कामयाबी की शुभकामनाओं के साथ आप एक सरकारी शिक्षक के रूप में दिखें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद फिर से।